Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. आज की ये वीडियो है कि हाउ आई स्कोर्ड 118 क्वेश्चंस इन 150 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन और आप कैसे इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं या फिर इतना स्कोर कर सकते हैं। आई एम डेड श्योर कि आज की जो ये वीडियो है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जितना मतलब मैं रिकॉल कर पाई, जो भी मैंने चीज़ें करी, रिवीजन कैसे करी, नोट मेकिंग कैसे करी, देन कौन सी ट्रिक्स फॉलो करी, मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा, स्मार्ट वर्क कैसे करा, हार्ड वर्क कैसे करेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको जो है आज मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं एक ऐसी वीडियो लाना चाहती थी क्योंकि पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 118-120 के बीच में इतने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये एक बहुत इजी टारगेट है, नो। जब तक मेरा JRF नहीं हुआ था, अगर मुझसे कोई पूछता था ना कि व्हाट इज़ योर हाईएस्ट पोटेंशियल, तो मैं कहा करती थी कि 110 क्वेश्चंस। मतलब मुझे नहीं लगता था कि 110 क्वेश्चन से ऊपर अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझसे हो पाएगा, बट नहीं, आई फॉलोड समथिंग एंड हो गया। इवेंचुअली चीज़ें हो गई, मेरे फेवर में टर्न हो गई। तो आप कैसे सेम कर सकते हैं, आई विल टेल यू। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो बहुत सारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम नेहा, आई हैव completed माई मास्टर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इन September 2024 एंड इन December 2024 आई क्लियर्ड माई JRF इन माई 5th अटेम्प्ट। ठीक है, और ये जो 5 अटेम्प्ट थे इसमें ऑफ कोर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुरे हाल हो चुके थे, एंड देन आइडेंटिटी क्राइसिस, वो सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए पीछे की वीडियोस मैंने बनाई है। आज की वीडियो में मैं ये सब डिस्कस नहीं करूँगी। आज की वीडियोस में आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे एक ही टेक्स्ट किए जा रहे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम क्या करें। तो अगर 100% जो बच्चे हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, आई एम डेड श्योर कि 99% का उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए पूरी पढ़ ली मान लीजिए, तो उसके बाद भी जब आप क्वेश्चन पेपर्स लगाने बैठेंगे ना, मतलब तो हो सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन आपसे वहाँ पे सॉल्व ना हो पाए। फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो सारी ओपी गाबा पढ़ लिया, मुझसे ये फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। फिर आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से। फिर आपको फॉर एग्जाम्पल लग सकता है कि ये तो हेवुड वाली पॉलिटिकल थ्योरी से आया है। फिर आप से एग्ज़ाम से पहले वो कवर नहीं होगी, फिर आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो जो सिलेबस होता है वो किसी का भी कवर नहीं होता है, मोर और लेस वो सबका वैसे ही रहता है। तो सिलेबस पूरा करने की उसमें नहीं जाना है। जितने आपके यूनिट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से आपके रिवाइज हैं, उनको आपने टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। जो आपके सिलेबस से जो थोड़े छूट गए हैं उनके आपने समरी नोट्स पढ़ने हैं, ताकि वो भी एक बार ऊपर से टच हो जाए। ऐसा कुछ ना रहे जिसको आपने एक आधी बार देखा नहीं है, वो हो सकता है आपके समरी नोट्स से। ठीक है, समरी नोट्स कैसे बनाएंगे आप, या लास्ट मिनट रिविजन नोट्स कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो लास्ट के 20 दिन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2 महीने 1 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट के 20 दिन में आके ना मैक्सिमम बच्चे गिव अप कर देते हैं, यही वाला कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम एक काम करते हैं दिसंबर के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो लास्ट के 20 मिनट में जब आप तैयारी छोड़ देते हैं तो आधा कॉम्पिटिशन वहाँ साइड हो जाता है, सिंपल। तो आपने वो गलती नहीं करनी है। इफ़ यू आर वॉचिंग मी, डोंट डू दिस मिस्टेक। ये 20 दिन आपने इतना स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। अगर आप एक भी दिन मिस किए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका रिदम बिगड़ जाएगा। इसलिए इन 20 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप पढ़ाई ना करें या फिर अपना डेली टारगेट फॉलो ना करें या उसको अचीव ना करें। लास्ट के 20 दिन में इतना मेंटल प्रेशर होता है कि आपको रात के 3-3 बजे तक नींद नहीं आने वाली है। आपका माइंड ओवर थिंक करेगा, आपके उंगलियों पे दिन चलेंगे और आपको ये भी पता होगा कि कल मैंने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आई डोंट नो, बट ये बहुत प्रेशर वाला टाइम होता है। जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आई नो दैट, है ना, बहुत ओवर थिंकिंग आप इस दौरान करते हैं। लेकिन ये ओवर थिंकिंग शांत कब होती है? जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, जब जो डेली टारगेट्स आप सेट करते हैं उसको स्ट्रैटेजिकली आप अचीव करते हैं, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है अपने अंदर कि आज का मैंने कर लिया, अब कल मैं ये करूँगा। तो जब ये सेम प्लान फॉलो करते हैं तो बाकियों से आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने खुद सीखी है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करिएगा। ठीक है,
सबसे पहले अभी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, मतलब एक बच्चे जाते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स अब हम पढ़े कि नहीं पढ़े। लास्ट के 20 दिन में स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के ना मतलब आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है जिसको थोड़ा बहुत आपने टच भी करना था वो भी टच नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी अगर आपने समरी नोट्स क्रिएट करके रखे हैं तो आप उनको पढ़िए, और अगर आपके पास समरी नोट्स नहीं हैं तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके थोड़े बहुत समरी नोट्स आते हैं, दे आर अवेलेबल आई गेस, तो आप उनको लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रद्युमन सर की टेक्स्ट बुक वाली बुक सजेस्ट करी थी, दैट इज़ गुड फॉर लास्ट मिनट रिविजन। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो राजेश मिश्रा इज़ वेरी गुड लास्ट मिनट रिविजन के लिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। नोट मेकिंग कैसे करनी है लास्ट मिनट रिविजन के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है आपके आगे, ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आपने 20 थिंकर्स ले लिए, उसमें से फर्स्ट आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया, जैसे कबीर ले लीजिए आप, तो बीच में आपने कबीर लिख दिया, कबीर पे सर्कल लगा दिया, एरोज़ में आपने उनकी किताबें और मेन पॉइंट्स जो कबीर के बारे में इंपॉर्टेंट है वो, तो आधे से पेज में जो है वो कबीर कवर हो जाना चाहिए। लाइक ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। हमेशा अपने आप को चैलेंज करिए। चैलेंज किस लिए करिए कि मैं क्या करके मैं इतने शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ कि इसको मैं अगर लास्ट में पढ़ना चाहूँ तो मुझे जस्ट 5 मिनट्स लगें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने नोट्स बनाइए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लेटो भी बना रहे हैं तो उसको बहुत बार पढ़ा होगा आपने प्लेटो को, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा है तो मानिए प्लेटो लिखी, प्लेटो की मेन किताबें लिखी, मेन डेट्स लिखी कि उन्होंने अकेडमी कब इस्टेब्लिश करी, या फिर मेन जो उनके थॉट्स है वो क्या हैं, वो थॉट्स क्या हैं वो आपको माइंड में पता होने चाहिए, लेकिन वो थॉट्स क्या है वो लिखे होने चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ना शॉर्ट करते उनको इतना छोटा बनाइए कि लास्ट में जस्ट उसको ऐसे रिवीजन मार दी जाए। आई नो जब आप लास्ट में उसको रिवाइज कर रहे होंगे ना आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट इनफ, मुझे और पढ़ना है और पढ़ने के चक्कर में ना आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लास्ट में कभी ऐसा नहीं होता कि आप जितना आपने इतनी बड़ी किताबें पहले पढ़ी आप सबको जाके रिवाइज़ कराएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और लालच हमारा ही, हम इंसान है, हम तो आई थिंक ख़त्म नहीं होता, इसलिए लास्ट में भी जब हम रिवीजन करने जाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक मैंने यहाँ पे भी बनाया था, फिर मैंने यहाँ पे भी बनाया था, वहाँ पे भी बनाया था, 3 जगह से सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। नोट्स रिसोर्सेज अपने अब लिमिटेड रखिए, 20 दिन है आपके पास, उनको बार बार पढ़िए और उनसे आप लास्ट में चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर है बजाय कि 10 चीज़ को एक बार पढ़ना, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आप लोगों का क्वेश्चन था सेकंड क्रोनोलॉजी, कि जो आप लोगों से है जो वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस नहीं याद हो पा रहे हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी में किताबें, क्रोनोलॉजी में इवेंट्स, तो उसको याद रखने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि अगर बुक से आपको याद नहीं हो पा रही है तो आप मैच द फॉलोइंग्स कर सकते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। खुद भी आप मैच द फॉलोइंग बना सकते हैं कि 4 थिंकर इस तरफ लिखे, 4 थिंकर्स की किताबें इस तरफ लिखी, उनकी डेट्स अलग अलग लिखी, एंड उसके बाद जाके जो है वो आपने उसको सॉल्व करा। उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक तरीके से वो रह जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सरप्राइज़ करिए बार बार अपने माइंड को। अब अपने माइंड को बार बार सरप्राइज़ कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप दिन को जो है वो बाहर खाना खाने गए हैं ना, तो अपने जैसे लाइब्रेरी हैं आप, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी हैं, आपने बस 2-5 मिनट का ब्रेक लिया, तो उस 5 मिनट में भी अपने माइंड को ना जैसे बाहर घूमते हुए बोल दीजिए कि चल जल्दी रिवाइज़ करके रूसो की कौन कौन सी किताबें थी और क्रोनोलॉजी में वो कैसी थी। तो आप उस टाइम पे रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, फिर आप देखेंगे कि 1-2 किताबें जो कि आपसे उल्टी हो रही हैं या नहीं, उसी टाइम खोल के जल्दी रूसो की किताबें देख लीजिए कि क्या है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा, क्योंकि आपने एक शॉक दिया अपने माइंड को, सरप्राइज़ दिया। मैं वो करती थी, बाकी आपको अगर ये फिट बैठता है तो ट्राई करिए 1-2 बार। उसके बाद मुझे क्वेश्चन आया कि PYQ कहाँ से कहाँ तक करें, क्योंकि लास्ट के 15-20 दिन में ही मैक्सिमम लोग PYQ स्टार्ट करते हैं, जबकि मैंने तो आप लोगों को 2-3 महीने से कहा हुआ है, बट आई डोंट नो। PYQ आई थिंक 2018, हाँ 2018 के बाद के आप लोगों के लिए जो है वो ठीक रहेंगे, क्योंकि उससे पहले काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर आया करता था आई थिंक, तो अभी के एग्ज़ाम के हिसाब से वो रेलेवेंट नहीं होगा। बाकी अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है पिछले कुछ 1-1.5 साल से, वो बहुत फैक्चुअल आ रहा है। जो बच्चे स्टैंडर्ड बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर जो बच्चों की डीप नॉलेज ज़्यादा है, उनके हिसाब से NTA पेपर ही नहीं बना रहा है। आई डोंट नो व्हाई। एक जून 2023 का एग्ज़ाम था जो कि
बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल आया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स से आया था और उसको बहुत सारे बच्चे जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। एक वो एग्ज़ाम था जो आई थिंक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना था, उसके अलावा मैक्सिमम एग्ज़ाम अभी तक जो वो रटने वाले बच्चों के लिए बन रहे हैं। मैं खुद एक टाइम पे कंटेक्चुअल चीज़ों पे बहुत फोकस किया करती थी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने पे, बट देन नहीं चीज़ें हो पा रही थी उसकी वजह से, तो समबडी सजेस्टेड मी कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का सिलेबस अलग डिमांड करता है, थोड़ा फैक्ट्स पे फोकस करो। एंड देन फैक्ट्स पे फोकस करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग फैक्ट्स और कंटेक्चुअल दोनों चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि इस बार के अगर आप नीट के या बाकी एग्ज़ाम भी देखें वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग वाले आए हैं, तो हो सकता है कि हमारा वाला एग्ज़ाम भी टफ आए इस बार। तो देखिए आप रिवीजन अच्छे से करिए, ठीक है। उसके बाद ये कि कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे। तो पहले मैंने आपको बताया कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा करती थी, बट उसके बाद देन मैंने फैक्ट्स पे फोकस करा, एंड देन थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को भी पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है, बट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने फैक्ट बुक पढ़ी थी एंड मैंने जो है वो फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था लास्ट टाइम पे, जो लास्ट के 5-6 दिन होते हैं। एक और मैं ट्रिक आप दोनों लोगों को देती हूँ, हमारा माइंड यूजुअली चीज़ें लास्ट के लिए रखता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे इसको ना मैं लास्ट में कर लूँगा। लास्ट वाली चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में इतनी चीज़ें हो जाती हैं फिर कि वो नहीं हो पाती हैं, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लास्ट दिन ही ख़त्म हो जाता है एक्चुअली। अभी से 20 दिन है आपके पास, एक भी चीज़ आपने लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है। जो चीज़ पढ़नी है उसको उसी टाइम ख़त्म करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भी कल पे डाल सकते हैं आप, और कल भी पढ़नी है वो, फिर लास्ट के लिए कुछ मत छोड़िएगा। मैं आपको अभी कह रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम में पड़ेंगे वरना आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 के लिए मैंने KVS मदान को फॉलो करा था। KVS मदान में क्या है कि एक यूनिट के 30 पेजेस दे के रखे हैं, कईयों के 60 दे के रखे हैं। 60 वालों को मैं 2 दिन में डिवाइड किया करती थी, एंड 30 पेजेस मैं ऐसे जल्दी जल्दी एक ही दिन में रिवाइज़ कर लिया करती थी, ठीक है। आप भी सेम कर सकते हैं। अगर आपने खुद के भी नोट्स बनाए हैं उनको भी निकाल के साथ में रखिए, KVS मदान भी साथ में रखिए, टॉपिक वाइज उसको जल्दी जल्दी रिविजन करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, अपने लिए ह्यूज टास्क सेट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेपर 2 के लिए 100 पेजेस रखती थी, पेपर 1 के लिए 30 पेजेस रखती थी, ठीक है। एंड कभी पूरा होता था? नहीं। मैं आपको अभी बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आप अगर 150 पेजेस दिन के रख रहे हैं तो उतने आपसे रिवाइज हो जाएं, पर होता क्या है उससे कि आपका माइंड उस हिसाब से चलता है कि मेरे को आज इसको ख़त्म करना ही करना है, तो आपकी आउटपुट डबल हो जाती है। 130 रख के हो सकता है कि आप पेपर 2 के 80 कर पाए, पेपर 2 के 10 कर पाए, है ना, बट स्टिल दैट इज़ बहुत ज़्यादा होगा वो पीछे जो आपकी आउटपुट निकलती है उससे, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन होगा। बाकी क्वेश्चन था आप लोगों का कि पढ़ें कैसे। तो आई यूज़ टू बी वेरी क्रिएटिव विद माई स्टडीज़ की, जैसे जो मुझे क्रोनोलॉजी है वो मुझे भी याद नहीं होती थी, तो मैं एक पेज में क्या करती थी ना, पर्ची टाइप बनाती थी। एक थिंकर की क्रोनोलॉजी बना के उसको बंद कर दूंगी, बाकियों को बनाऊंगी, जब जैसे मन करेगा एक उठा के ऐसे ही देख लिया करती थी। तो आई यूज़ टू बी क्रिएटिव विद माई स्टडीज़। आप अपनी ट्रिक्स एंड जो टिप्स है वो निकाल सकते हैं अपने दिमाग के हिसाब से। देन आता है कोचिंग का या फिर पेड नोट्स का, कि हम खरीदें या नहीं। तो मैं बताऊंगी आपको कि वैसे मैक्सिमम चीज़ें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और जब आप कोई पेड कोर्स लेते हैं आपको चीज़ें इजीली आपकी प्लेट में सर्व हुई मिल जाती है। अगर आप वेल्दी हैं, आपको लगता है आप ले सकते हैं, आप लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अंतर पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे पेड नोट्स देखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे हैं, ठीक है, उनसे पढ़ा जा सकता है, पर अगर आप खुद भी पढ़ते हैं ना सेल्फ स्टडी से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके, तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ पढ़ने जब आप जाएंगे आप एक्स्ट्रा 10 पढ़ के आ जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेड नोट से फ़ायदा होगा आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं होगा तो आप नहीं ले सकते हैं। मुझसे पूछेंगे तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो आप खुद नोट्स बनाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, वो सेम ही किताबों से बनाए गए होते हैं। बाकी नेक्स्ट सजेशन मेरा आपके लिए ये रहेगा कि बी डिसाइसिव। बी डिसाइसिव से मेरा क्या मतलब है कि एग्ज़ाम में ना
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसके आंसर आपको याद नहीं आ पाएंगे, तो उस टाइम आपका माइंड क्या करता है, वो आपको पहली बार में सही आंसर बता देता है यूजुअली, ठीक है। आपको लगता है कि यही सही आंसर है इसका, बट आप ठहरे ओवर थिंकर, फिर ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम क्या करके आ जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, हम सेकंड थर्ड पे इतना ओवर थिंक करेंगे कि हम जाके लास्ट में उसी को टिक करके आ जाएंगे, और उससे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें तो आता ही नहीं था और हमारा तुक्के ठीक नहीं लगते। नहीं, माइंड हमेशा पहली बार में सही कहता है। जो अगर आपको पहली बार में लगता है वही क्वेश्चन टिक करके आइए जब तक आप श्योर ना हो। अगर आपका माइंड फिर श्योर हो गया कि नहीं, आपको याद आ गया कि इसका आंसर ए नहीं बी है, तो जाके बी करके आइए। अगर आप श्योर नहीं है तो हमेशा जो फर्स्ट क्लिक होता है माइंड में वही सही होता है, वो जाके लगा के आएंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन है, इसको प्लीज़ फॉलो करके आएँ, ठीक है। बाकी सेकंड क्या है, हाँ, नेवर चेंज आंसर्स इन द लास्ट 5 मिनट्स। कई बार क्या होता है, हमारा लास्ट में एग्जाम 5 मिनट 10 मिनट जल्दी हो जाता है और हम बेवकूफ़ों की तरह क्या करते हैं कि जो हम टिक लगा के भी आए होते हैं क्वेश्चंस, हम उनके पे जाते हैं और उनको चेंज करके आ जाते हैं, वही ओवर थिंकिंग की वजह से। और लास्ट में फिर जब हम आंसर की चेक करते हैं हमें लगता है शिट, ये तो पहले हमने यही सही लगाया था, फिर हम लास्ट में जाके इसको गलत करके आ गए थे। तो वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। एंड हाँ, एक और ट्रिक है कि समटाइम्स एग्जाम में ऐसा होता है कि लाइन से 4 या 5 क्वेश्चंस आपको नहीं आते। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि सीरीज वाइज आंसर लगाए। फॉर एग्जांपल ए, फिर उसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि 4 में 1 ठीक होने की आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ठीक रहता है। बाकी प्ले प्रीवियस एंड पोस्ट क्वेश्चन गैम्बल। अब इसमें क्या करना है, जो मैं करती थी कि 23rd का आंसर आता है, 25th का आता है, तो 24 का ज़्यादा चांसेस हैं कि उन दोनों का सेम आंसर नहीं होगा, तो 50-50 होगा, ऐसा मुझे लगता था, तो मैं ये करके आती थी। आप लोग अपनी डिफरेंट ट्रिक्स बना सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। देन ट्रीट एवरी क्वेश्चन एज स्पेशल। एग्ज़ाम में अगर 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस को ही आपने स्पेशल ट्रीट करना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं वहाँ पे जाके करेंगे कि 150 क्वेश्चंस हैं एंड देन पहले के 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, अब आप क्या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हर क्वेश्चन को, और 150 तक ये कि चलो ठीक है अगले अटेम्प्ट में कर लूँगा। ये गलती नहीं करनी है। सिंपल, हर एक क्वेश्चन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। जब तक 150 क्वेश्चंस नहीं खत्म हो जाते तब तक ये सोचिएगा कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। अगर मुझे नहीं भी आता फिर भी मैंने इसको सही करा है, तुक्का भी मैंने शायद ठीक ही लगाया है। तो 150 क्वेश्चंस जब तक नहीं हो जाते तब तक गिव अप नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले जब आप वहाँ पे स्क्रीन के पीछे बैठे होंगे ना, टेल योरसेल्फ बार बार कि ये 3 घंटे मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 3 घंटे हैं। आज मैं यहाँ पे अपना बेस्ट देने वाला या देने वाली हूँ। 150 क्वेश्चन जब तक नहीं हो जाते तब तक मैं सेम एनर्जी के साथ, सेम माइंड के साथ, सेम चीज़ के साथ आई एम गोइंग टू गिव एवरी बिट ऑफ माई सोल। उसके बाद पर मैं अपने आप को ना गिल्ट दूंगा, ना मैं ब्लेम करूँगा। जो मर्जी मेरी परफॉर्मेंस आई हो वो मेरी लेवल बेस्ट होगी। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप बार बार अपने दिमाग को देंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप टेंशन नहीं लेंगे जब आप वहाँ पे बैठे होंगे, और ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। मेरी बात मानिएगा और ये करिएगा। बाकी एग्ज़ाम में आपने क्या करना है, रिलेट करना है चीज़ों को, ठीक है। आपने ऐसा तो है नहीं कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ आता ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के आप हैं, कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है सब्जेक्ट के साथ एक, ठीक है। अगर आपको प्लेटो आता है, प्लेटो की एक तो थ्योरी भी आपको पता है, तो बाकी प्लेटो क्या कह सकता है उसका थोड़ा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके प्रीवियस थॉट पे। बेसिकली अनुमान, इंडियन लॉजिक में इसको अनुमान कहते हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है। तो अनुमान लगाया कीजिए। जब क्वेश्चंस नहीं आते तो जितना हो सके उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए एंड उसको करके आइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट्स द स्पिरिट दैट मेक्स यू विन। मैंने पीछे भी कहा सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता और शायद अगले कई सालों तक किसी का कंप्लीट भी नहीं होगा। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों से लगे हुए हैं या फिर 3 सालों से लगे हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि एक वो बच्चा जो कि अभी 2nd सेमेस्टर में भी है, वो भी कंपटीशन लगता है और वो होता है कंपटीशन। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप सेम सिलेबस को इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो आपका वो पूरा सिलेबस कंप्लीट ही हो गया होगा। मैंने पीछे भी बताया सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, और हो सकता है जो आपने पढ़ा हो वही सेम टू सेम आ जाए, ये भी कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है। और हो सकता है कि उस बच्चे का ही लक इतना अच्छा हो जो 2nd सेमेस्टर में या अभी कि उसने जो पढ़ा हो वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट योर सिलेबस, इट्स अबाउट योर स्पिरिट, योर कॉन्फिडेंस। अगर आप
ऐसे इंसान हैं जिसने 1 साल से तैयारी स्टार्ट की है और आपके सामने पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं ना, तो वो जो पीएचडी स्कॉलर्स है वो भी कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है कि आप उनको नहीं हरा सकते। मतलब वो भी पढ़ना छोड़ देते हैं समटाइम्स, मैं अगर आपको बताऊं तो आप तो इवन उनसे भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड पोजीशन में अगर आप देखें। ये हमेशा यहाँ की गेम होती है। अगर आप सोचें कि मैं बेस्ट हूँ, मैं करके ही आऊँगा, और अगर आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप अपने आप में एक कंपटीशन है। उन स्कॉलर्स के लिए फिर आप एक कंपटीशन है जो एग्ज़ाम में बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे डाउट नहीं करना है कि मेरा तो भी वो है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हमें पता होता है कि हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, तो हम अपने माइंड में एक एक्सक्यूज़ लेके चलते हैं कि ये वाला तो जिसमें ट्राई कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में मैं जाके JRF निकालूंगा। ये एक्सक्यूज़ अपने माइंड को नहीं देने। अगर आप ये एक्सक्यूज़ अपने माइंड को दे रहे हो तो आप तो पहले ही हार स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दीजिए कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, इसी में मैं JRF लेके आऊँगा, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है। तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मतलब कंपटीशन तैयार हो जाएंगे और बाकी आपसे डरेंगे इनफैक्ट। सो वो जो स्पिरिट होती है वो अपने अंदर एक रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्ज़ाम का थोड़ा सा आपके लिए एक ओवरव्यू बनाया है कि क्या होता है ना, यूजुअली 40 क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते ही आते हैं जो सबको आते हैं, ठीक है। 40 ऐसे होते हैं, बाकी उसके बाद 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं। डुएबल इन द सेंस कि अगर आपने पढ़ा है, थोड़ी बहुत मेहनत करी है, तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने जो है वो दिन के 6-6 घंटे भी दिए हैं तो आप उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद 20 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत हार्ड आते हैं। हार्ड से क्या होता है इसमें कि जो बच्चे थोड़ा चीज़ें रिलेट कर पाते हैं, इन ऊपर की ट्रिक्स को अप्लाई कर पाते हैं, वो ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपका स्कोर 80+ हो जाता है अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 से जो मतलब 4 या 5 क्वेश्चन ही होते हैं जो मेरिट डिसाइड करते हैं JRF की, और जो 5 से 10 क्वेश्चन इससे ज़्यादा अगर किसी के सॉल्व होते हैं, किसी के 90 आते हैं, किसी के 92-3 आते हैं जो कि रैंक 1 के ही आते हैं, तो वो एक्सेप्शंस होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या कि वो तो शायद फिर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होते हैं कि वो जिसको टिक लगा के आए आंसर वही निकलता है। समटाइम्स वो भी होता है, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं कि अगर आप चाहे प्रोफेसर हैं या स्कॉलर हैं, आपसे भी वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का एक डिवीज़न रहता है, तो आप कर लेंगे 40 क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, आप कर लेंगे। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी, आप नेक्स्ट 25 और कर लेंगे। 65 तक यूजुअली सबके आ जाते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस कैसे लाने हैं वो ट्रिकी पार्ट है। वो आप कैसे ले आएंगे, वो जब आप माइंड पे थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा ट्रिक्स लगाएंगे, थोड़ा हर एक क्वेश्चन को स्पेशल अटेंशन देंगे, लास्ट तक गिव अप नहीं करेंगे, वो तब आते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना थोड़ा रॉ ज़्यादा रहती हैं, तो रॉ क्यों ना रहूँ। ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और तुक्कों से भी मेरिट डिसाइड हो जाती है, तो मैं तो ट्रिक्स इसकी भी दूंगी ना कि आप तुक्के भी कैसे लगा के आई हैं, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने आपको बताई। तो यही सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, हाँ बस यही कि नेक्स्ट लास्ट एक ही ट्रिक रह गई मेरे पास कि ओनली 3 आवर्स मैटर। आपने कितना पढ़ा है, आपने कितनी स्लीपलेस नाइट्स दी हैं, आपने कितने घंटे दिए हैं, आपने कितना सिलेबस करा है, आपने कितनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, लास्ट में ये कुछ मैटर नहीं करेगा। मैटर करेंगे वो 3 घंटे और उसमें आपकी परफॉर्मेंस। उसमें अगर आप वो सब अप्लाई नहीं कर पाए जो आपने आज तक यहाँ पे इकट्ठा करा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। इसलिए लास्ट में जब आप उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे ना, तो अपने माइंड में आज तक आपने अगर एक वर्ड भी सीखा है उसको भी वहाँ पे अप्लाई करके आना। मतलब जस्ट गिव एवरी बिट ऑफ योर सोल। जो तपस्या इतने टाइम से आपने करी है उसको वहाँ पे लगा के आना, ऐसे मत आ जाना, ठीक है। एंड आज मैंने आई थिंक किसी के कहने पे ना फ़ोन ऐसे टर्न करके वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को लगेगा कि मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हूँ, पर कैमरा इस साइड है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। रिवीजन प्लान आई थिंक रह गया है मेरा कि वो मैं कैसे, मतलब मैंने कैसे किया और मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब आप कहेंगे 1-2 दिन में बना दूँगी अगर आपको ज़्यादा जल्दी है। पर ये वीडियो जो देखेंगे, जो इसको फॉलो करेंगे, आई एम डेड श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड यू माई स्टूडेंट्स, मतलब लोग मुझे कहते हैं द स्कॉलर बेब। आई मीन नाम के लिए कहते हैं कि इट्स अ वेरी फंकी टाइप नेम, यू नो, नॉट इंटेलेक्चुअल वन ये वो, बट यू कैन बी कूल एंड यू कैन बी स्मार्ट ऑल्सो। सो आई वॉन्ट यू टू बी द क्वीन एंड द किंग दैट यू आर। जस्ट बी कूल, बी चिल,
स्टाइल भी मेंटेन करना है, सुंदर भी दिखना है, मज़े भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है। ईट वेल, स्टडी वेल, ड्रेस वेल एंड एग्ज़ाम अच्छे से करके आइएगा। एग्ज़ाम से पहले भी इतने फेवरेट कपड़े पहन के जाइएगा अपने एग्ज़ाम में, सुंदर सुंदर बन के जाइएगा ताकि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। एंड अपने पे पूरा यकीन रखना है कि आप करके आएंगे, बिकॉज आई नो आप करके आएंगे। एंड आई विल बी वेरी प्राउड जब आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे कि मैम मेरा JRF हो गया, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन, आई विल बी हैप्पी। ओके, तो करके आइएगा। एंड दिसंबर के लिए आई विल ट्राई कि मैं आपका सारा सिलेबस अपने चैनल पे करवा दूँ एंड जो मेरे खुद के नोट्स थे मैं वहीं से आपको पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। एंड थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।